हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 22 में जो जीके के क्वेश्चंस हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट और करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 22 आपके सामने है स्क्रीन पर। सेट नंबर 22 के जीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 22 का जीके का क्वेश्चन हम लोग का, और पहला क्वेश्चन ही जीके का है। सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नांकित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है इनमें नर्मदा अरब सागर में गिरती है। आप जानते हो प्रायद्वीपीय भारत के इधर हो गया बंगाल की खाड़ी और इधर जो हिंद महासागर का ये भाग जो हमारा इस साइड में है, यानी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में जो है, इसको बोलते हैं अरब सागर। ये आप जानते हो, ये तो सिंपल सा बात है। अब अरब सागर में प्रायद्वीपीय भारत की मात्र 2 नदियां ही अरब सागर में गिरती हैं। वो कौन है? वो है नर्मदा और उसके दक्षिण में एक है ताप्ती बोलो या ताप्ती बोलो, ताप्ती। और ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन नदी अरब सागर में गिरती है। इन प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो पश्चिम की ओर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, वो नर्मदा और तापी। तो ऑप्शन में यहां तापी तो है नहीं, नर्मदा है, तो नर्मदा देंगे। ये नर्मदा और तापी दोनों का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश, नर्मदा का भी उद्गम मध्य प्रदेश और तापी का भी उद्गम मध्य प्रदेश। और ये दोनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत की ये 2 नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, जिनका प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश है, और ये दोनों जो है अरब सागर में गिरती हैं। अब ऑप्शन में हमारा है महानदी का उद्गम जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ है, और ये महानदी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी का उद्गम कहाँ है? तो पश्चिम घाट गोदावरी का उद्गम जो है वो पश्चिम घाट के त्रयंबक स्थान पर है। त्रयंबक स्थान इसका उद्गम है। बाबू याद रखोगे, गोदावरी पश्चिम घाट के त्रयंबक स्थान कहां पर? महाराष्ट्र में। और ये गोदावरी आकर के बंगाल की खाड़ी में, और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में, और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में। और कावेरी का उद्गम, कावेरी कहां से निकलती है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कावेरी कहां से निकलेगी? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये कावेरी निकलेगी, और कावेरी का भी कहां? बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा और तापी या ताप्ती उसको बोलते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर इनका प्रवाह होता है, जो अरब सागर में गिरती हैं। और हमारा क्वेश्चन में सिर्फ नर्मदा ऑप्शन में है, तो नर्मदा करेंगे। तो नर्मदा, महानदी, कावेरी और गोदावरी में कौन नदी अरब सागर में गिरती है? आंसर हुआ नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश, तापी का भी उद्गम मध्य प्रदेश, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ बंगाल की खाड़ी, कावेरी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, और गोदावरी का उद्गम पश्चिम घाट के त्रयंबक स्थान महाराष्ट्र से। और ये सब नर्मदा के अलावा ये जो महानदी, कावेरी, गोदावरी हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे। और फिर जीके का क्वेश्चन हमारा फिर 21 नंबर पर है। 21 नंबर पर, 20 में साइंस का क्वेश्चन होगा, 21 नंबर पर हम लोग आएंगे।
सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था? सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, भारत की ज्ञात प्राचीनतम सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी, ऐसे 2500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 2200 ईसा पूर्व भी बोला जाएगा, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल, तो काफी पुरानी सभ्यता और भारत की प्राचीनतम सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? या हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि उसकी प्रथम खुदाई स्थल हड़प्पा है इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का ज्यादा प्रसार सिंधु घाटी क्षेत्र में था। मुख्य रूप से इसका प्रसार या मुख्य रूप से इसका बसाव क्षेत्र सिंधु घाटी क्षेत्र था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें आंसर मैं जो करूंगा वो ताम्र होगा, ताम्र, कॉपर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक प्रयोग कॉपर का करते थे। देखिए इसमें आंसर कहीं कहीं कांस्य भी होता है, कुछ ये कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये कहा जाता है कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसलिए ज्यादा प्रयोग यहाँ पर कांसा धातु का होता था, ब्रोंज का होता था, लेकिन नहीं, यहाँ ज्यादा प्रयोग ताम्र का होता था। अब आप देखेंगे तो फिर इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने की कला से परिचित थे, उनको ये टेक्नोलॉजी मालूम था कि कांस्य क्या है कि एलॉय है, मिश्र धातु है, तो कांस्य मिश्र धातु बनाने की तकनीकी से वो लोग परिचित थे, वो तकनीक वो लोग जानते थे। और कांस्य बनता है कॉपर प्लस टीन से, तो उस धातु कर्म की इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को वो जानते थे, तो इस आदर में ही उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो उनके इस ज्ञान के आदर में, धातु कर्म के इस ज्ञान के आदर में उसको कांस्य युगीन, धातु के हिसाब से कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन वो ज्यादा यूज किसका होता था? तांबा का। ज्यादा यूज क्या करते थे? तांबा, यानी मोस्ट पॉपुलर मेटल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो क्या था? कॉमन मेटल क्या था? ज्यादा यूज होने वाला मेटल क्या था? ज्यादा आसानी से प्राप्त धातु कौन था? तो तांबा कहोगे, तो आंसर तांबा होगा। जबकि हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहेंगे? तो कांस्य युगीन सभ्यता। मैं स्पष्ट कर रहा हूं फिर से लिख करके, हड़प्पा सभ्यता या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता धातु के आधार पर ये कौन सी सभ्यता? तो बोलेंगे कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए ठीक है, ये आंसर जब ही आएगा कि हड़प्पा सभ्यता धातु के आधार पर कौन सी सभ्यता है, तो आप कहोगे कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। और अब क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित धातु, सबसे अधिक प्रचलन किस धातु का था, या कौन सा धातु सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा? तो नो डाउट इसमें आंसर होगा ताम्र, कॉपर। और एक चीज आप जानते हो कि मानव की सभ्यता, सबसे पहली सभ्यता, तो किसी खास स्पेसिफिक सभ्यता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मानव सभ्यता की शुरुआत कब? जब मानव अन्य प्राणियों की तुलना में कुछ अलग करना शुरू किया, अपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया, वहां सभ्यता। और मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किस वस्तु पर किया, या किस वस्तु के सहारे अपने बुद्धि का प्रयोग अन्य प्राणियों की तुलना में कुछ किया, तो वो है पत्थर, यानी पाषाण। इसलिए मानव की प्रथम सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता। अब अलग विश्व के अलग अलग भाग में पाषाण सभ्यता का काल भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह लोग पत्थर का यूज जान गया तो दूसरे जगह खबर कर दिया, ऐसा तो था नहीं। लेकिन संजोग से ये सिमिलैरिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड कि मानव का ध्यान सबसे पहले जिस वस्तु पर गया, जिस पदार्थ पर गया, जिसके सहारे वो कुछ अपना बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया, अन्य प्राणियों को कंट्रोल करने के लिए, अपने लाइफ को और ज़्यादा कंफर्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए,
तो वो किस वस्तु का, किस पदार्थ का यूज सबसे पहले किया, किस वस्तु का प्रयोग सबसे पहले किया, वो है पाषाण। इसलिए बोलते हैं पाषाण सभ्यता। तो पाषाणकालीन सभ्यता भी, लेकिन पाषाणकालीन सभ्यता अलग अलग जगह पर उसका पीरियड अलग अलग होगा। तो पाषाणकालीन सभ्यता को भी 3 खंड में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सामान्य रूप से ये 3 खंड हुआ। पूरा पाषाण काल में पत्थर का भोथरे रूप से यूज होता था। मध्य पाषाण काल में कुछ पत्थर के छोटे मोटे टूल्स वो बनाना शुरू किए। नव पाषाण काल में ज्यादा प्रस्कृत औजार और हथियार बनाने लगे, तो नव पाषाण काल। और फिर नव पाषाण काल के बाद जो काल आता है, यानी ये जानो मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ, पूरे विश्व में मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ, तो विच मेटल वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो वो है कॉपर। मानव सबसे पहले तांबा से परिचित हुआ, तांबा धातु से परिचित हुआ। धातु में सबसे पहले किस धातु से, तो तांबा धातु से। तो नव पाषाण के बाद जो चरण आता है सभ्यता का, वो होता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण यानी मानव के द्वारा तांबा और पत्थर दोनों का मिला जुला, दोनों का हथियार और औजार बनने लगे, तो वो हो गया ताम्रपाषाण। अब ताम्रपाषाण काल के बाद, लेकिन मैं फिर एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि पाषाण काल के तीनों फेज या ताम्रपाषाण का, विश्व के अलग अलग भाग में इसका पीरियड अलग अलग होगा। ये सीक्वेंस हुआ कि पूरा पाषाण, फिर मानव गया मध्य पाषाण, फिर गया नव पाषाण, और नव पाषाण के बाद का जो पायदान है सभ्यता का, वो है ताम्रपाषाण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी ताम्रपाषाण से गुजरे हैं और उसके बाद विश्व के अलग अलग भाग में अलग अलग धातु का प्रयोग होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्रपाषाण के बाद कांस्य बनाने की कला से परिचित हो गए, यानी तांबा और टीना को मिलाकर के वो कांसा बनाने लगे। तो इसलिए इस सभ्यता को इतिहासकार सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ऐसे भी किसी भी सभ्यता का नाम जो होता है किसी भी डायमेंशन से, उसमें जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट होता है उसके नाम से, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। लेकिन उसमें ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा सामान्य धातु कौन था जो यूज में आता था, वो है कॉपर, ताम्र। तो इसलिए इसका आंसर यहां पर सटीक होगा ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नांकित में किनके बीच स्थित था, और नदियों का नाम दिया हुआ है। यह तक्षशिला स्थान जो है वो किन नदियों के बीच स्थित था, तो हमारा सही आंसर, पहले आंसर डिसाइड कर ले, वो है सिंध और झेलम। तो तक्षशिला प्राचीन भारत के का एक शिक्षा स्थल, शिक्षा से संबंधित स्थल, जहां पर शिक्षण कार्य होता था। तो प्राचीन भारत का एक विद्या स्थल, शिक्षा स्थल, शिक्षा नगरी के रूप में तक्षशिला। तक्षशिला काफी प्राचीन, तक्षशिला का जो शिक्षा स्थल के रूप में जो इसका अस्तित्व है वो काफी प्राचीन है। और आप जानते हो कि मौर्य वंश का जो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आया, या मौर्य वंश की शासन की शुरुआत हुई, नंद वंश की समाप्ति, नंद वंश को हरा करके, नंद वंश के शासन को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य शासन में आता है, मौर्य वंश के शासन की शुरुआत होती है। और इसमें पूरा का पूरा रणनीति और इसके गाइड कौन होते हैं, चाणक्य। तो चाणक्य का भी संबंध तक्षशिला से था, यानी तक्षशिला के उस विद्या नगरी से था, तक्षशिला विद्या नगरी से चाणक्य का संबंध। अब आप समझ सकते हो कि तक्षशिला प्राचीन किस तरह से है। तो उसके पहले भी, यानी मौर्य की शुरुआत, मौर्य शासन की शुरुआत 322 ईसा पूर्व से है, 322 ईसा पूर्व से है, और चाणक्य इसके पहले तक्षशिला से संबंध रखे हैं। इसलिए तक्षशिला एक, अब तक जो भी हमारे एजुकेशन सेंटर के रूप में भारत का जो भी ज्ञात एजुकेशन के सेंटर है, उसमें सबसे प्राचीन नाम जो आएगा वो तक्षशिला। और उस तरह से प्राचीन भारत के कुछ शिक्षण स्थल जो हैं उसमें हो गया एक तक्षशिला, और तक्षशिला के बाद का जो क्रम में आएगा वो फिर नालंदा। तो तक्षशिला आपको बताया मौर्य के पहले हो गया, और नालंदा में भी शिक्षण संस्था, और नालंदा की स्थिति
बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए जाना जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कब जाता है? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा एक शिक्षा स्थल के रूप में स्थापित हुआ गुप्त काल में, और गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा। तो ये मौर्य के पहले तक्षशिला और गुप्त, तो चूंकि काफी एडी में हो गया, 320 एडी से ऐसे 275 एडी गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब एक नाम आता है तक्षशिला के नाम के तरह मिलता जुलता नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? वो पाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। और ये जो विक्रमशिला, तो धर्मपाल, पाल वंश की शुरुआत 750 एडी से। तो 8वीं सदी के अंतिम चरण में विक्रमशिला की स्थापना। और ये विक्रमशिला कहाँ? विक्रमशिला जो है ये तो हो गया आपको एकदम उत्तर पश्चिम, आप देख ही रहे हो, सिंध और झेलम के बीच में। और विक्रमशिला ये बिहार के, वर्तमान बिहार में, बिहार राज्य में। और बिहार राज्य के किस क्षेत्र में? भागलपुर। फिर नालंदा की भी बात आए तो ये बिहार राज्य में, बिहार। तो ये तीन जो, अब ये चीज मेरे बताने का ये हुआ कि कहीं अगर ये ऑप्शन आ जाए कि तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, और इनको क्रम में सजाइए, तो क्रम में तो पहला ये, फिर दूसरा ये, और तीसरे स्थान पर ये आएगा, यानी कालक्रम के अनुसार। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच था? आंसर होगा सिंध तथा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नांकित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो वेद, चारों वेद का नाम लिखा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स कि काला जादू किस वेद में? अथर्ववेद में। या जादू टोना किस वेद में? अथर्ववेद में। अब आप देखोगे ये 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ज्यादा कुछ यहां पर नहीं, ये वेद सबसे बाद में आया। एक चीज तो ये हुआ। दूसरी बात, इन 3 वेदों को सम्मिलित रूप से त्रयी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रयी। सम्मिलित रूप से इसको त्रयी कहते हैं, त्रयी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्रयी किसे कहते हैं, त्रयी के तहत क्या आता है? तो 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है त्रयी क्या है। तो 3 वेदों को सम्मिलित रूप से त्रयी कहते हैं, और इन्हें ही आर्यों का वेद कहा जाता है। ऐसे अथर्ववेद को अनार्यों का कार्य माना गया है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कि अनार्यों का ही है, वेद आर्यों का ही है। लेकिन चूंकि आर्य जब अनार्यों के संपर्क में आए होंगे तो नॉन आर्यन अनार्य के संस्कृति को भी वो कुछ अपनाए होंगे, और उस तरह की बात जाकर के अथर्ववेद में लिखी हुई है। क्वेश्चन के ख्याल से इसमें ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है कि अनार्यों का वेद किसे कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनार्य अथर्ववेद जो है वो नॉन आर्यन का वेद है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नॉन आर्यन की संस्कृति की कुछ बातें उसमें हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अथर्ववेद कौन सा वेद नॉन आर्यन का, अनार्यों का है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करोगे अथर्ववेद। क्वेश्चन के ख्याल से ये आंसर होता है। दूसरी बात, काला जादू टोना, ये सब किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। फिर एक चीज हमने क्या बताया, त्रयी किसे कहते हैं? 3 वेदों को सम्मिलित रूप से त्रयी कहते हैं, उसमें अथर्ववेद नहीं आता है। यह क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो अथर्ववेद। कौन सा वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद नॉन आर्यन से रिलेटेड वेद अगर बोलेगा अथर्ववेद, काला जादू बोलेगा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्व और अंगिरस 2 का नाम इससे जुड़ा हुआ है। खैर, काला जादू किसमें, या जादू टोना वशीकरण, ये सब बात किसमें? अथर्ववेद में। दूसरी बात,
ये यजुर्वेद, यजुर्वेद एक पूछेगा कि कौन सा वेद दो रूप में है, तो यजुर्वेद का दो रूप होता है, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग, दो खंड, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो बस ये याद रखें, और सब बहुत सी बातें हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कि जादुई माया, जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये किस वेद में है, तो अथर्ववेद में। नॉन आर्यन से संबंधित वेद कौन है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा क्या है, सहारा मरुस्थल, कैसा मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, उष्ण कटिबंध का मरुस्थल, उष्ण कटिबंध का मरुस्थल। तो सहारा उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल है, और सबसे बड़ा मरुस्थल है कहाँ है, अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर मध्य भाग में, अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर भाग में, उत्तर भाग में सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल से एक हवा, ये देखो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है वो लोकल विंड की बात है। मैं एक डिस्कशन में आपको अस्थाई पवनों की भी बात बताया था, ध्रुवीय पवन, व्यापारी पवन, व्यापार विरुद्ध पवन यानी वाणिज्य विरुद्ध पवन जिसको वेस्टर्लीज कहते हैं, ये सब की चर्चा मैं एक बार किया था, तो वो अस्थाई पवन है। आज आपको फिर से मैं ये इंस्ट्रक्ट करता हूं कि अस्थाई पवन का डायरेक्शन आप याद करेंगे कि कौन सा परमानेंट विंड का डायरेक्शन क्या है, किस अक्षांश के रेंज में वो बहता है, वो भी आपको व्यापारिक पवन का दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या, दक्षिणी गोलार्ध में क्या, ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या, दक्षिणी गोलार्ध में क्या, एक बार मैं बता चुका हूं। और वाणिज्य विरुद्ध या पछुआ पवन की दिशा क्या, और उसके अलावा अलग अलग जगह पर लोकल फैक्टर्स के कारण जो विंड ब्लो करता है उसको हम लोग लोकल विंड, स्थानीय पवन कहते हैं। ये सब स्थानीय पवन के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसमें से पूछ रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क, यानी गर्म भी है और ड्राई भी है, देयर इज नो ह्यूमिडिटी, नो मॉइस्चर इन एयर, इस तरह का एयर, इस तरह का विंड जो गर्म हो और जिसमें जलवाष्प नहीं हो, जो ह्यूमिड नहीं हो, जो आर्द्र नहीं हो, तो उस तरह की पवन जो सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहाँ, अफ्रीका के उत्तरी भाग में, अफ्रीका के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है, वो भी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ही है, उष्ण मरुस्थल ही होगा। तो नीचे में कालाहारी, और अफ्रीका के ऊपर में जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, सहारा क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली, बहने वाली एक लोकल विंड का नाम निम्न में से कौन है, वो है सिरक्को, जो ऑप्शन डी में है, सिरक्को। और सिरक्को का बहाव अफ्रीका से भूमध्य सागर की ओर, यानी सहारा से भूमध्य सागर की ओर, सहारा यानी सहारा मरुस्थल, सहारा से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर स्टूडेंट कहाँ है, तो यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में, ये क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो सहारा से मेडिटेरियन सी की तरफ, सहारा से मेडिटेरियन सी की तरफ, और यही हवा जब मेडिटेरियन सी के पास पहुंचती है, मेडिटेरियन सी से होकर गुजरती है, तो ये फिर ह्यूमिड हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। फिर है फॉन, चिनूक, मिस्टल। तो फॉन भी यूरोप का, फॉन यूरोप महादेश का, यूरोप आल्प्स पर्वत क्षेत्र में, आल्प्स, और मिस्टल भी यूरोप का, स्पेन और फ्रांस, स्पेन एवं फ्रांस, ये भी यूरोप का। चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश का, उत्तरी अमेरिका महादेश का, और रॉकी पर्वत क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र का। तो स्टूडेंट आपको याद करना है जो भी लोकल विंड है वो कहां पर और इसका नेचर क्या है, ये सब हम लोग को याद करना है। कौन सा स्थानीय पवन है, कहां पर उसका प्रवाह किधर से किधर जाता है, और वो गर्म है, ठंडा है, गर्म है
यानी उष्ण, गर्म है, ठंडा है, आर्द्र है कि शुष्क है, ये सब उसका नेचर याद करना होगा। बात आ रही है सिरक्को की। सिरक्को अफ्रीका महादेश के सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली स्थानीय पवन है और ये उष्ण और शुष्क, उष्ण और शुष्क यानी हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, वार्म भी बोलते हैं, ऐसे हॉट बोलो, हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 25 नंबर क्वेश्चन में है कौन से हिमानी, एक तरफ ग्लेशियर और एक तरफ वो कहां पर उसका लोकेशन कहां स्थित है, और उसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच सही मैच नहीं है, ये करना है। तो गंगोत्री उत्तराखंड एकदम सही है, जेमू सिक्किम सही है, चोगो लुम्बा तिब्बत एकदम सही है, सियाचिन, सियाचिन हिमाचल प्रदेश ये सही नहीं है, तो आंसर हमारा डी होगा। और सियाचिन कहां, लद्दाख, सियाचिन कहां, लद्दाख, सियाचिन लद्दाख जो ट्रांस हिमालय का भाग, सियाचिन कहां, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आएंगे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन हमारा है और 26 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन है। यह भारत के ही भूगर्भिक यानी जियोलॉजिकल, तो भूगर्भ के पृथ्वी के अंदर मिलने वाले चट्टान, उसमें चट्टानों का अलग अलग नाम दिया गया है। उसमें सबसे प्राचीन भारत में जो चट्टान उपलब्ध है, भारत भूखंड में जो चट्टान उपलब्ध है, उसमें सबसे प्राचीन चट्टान के रूप में चट्टान का जो समूह है उसमें कौन सा सबसे प्राचीन है, कालक्रम में सबसे प्राचीन, ये पूछ रहा है। कालक्रम में, मापक्रम में, कालक्रम में सबसे प्राचीन खंड कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये आप बोलोगे आद्यकल्प सेल जो है, सेल समूह जो है वो सबसे प्राचीन है, इसको आर्कियन बोलते हैं, आर्कियन, आर्कियन ये सबसे प्राचीन है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद आपका धारवाड़ होगा, कुडप्पा होगा और फिर सबसे नवीन जो है वो बिंद है। बिंद चट्टान जो है ये सबसे नवीन, सबसे न्यू और सबसे प्राचीन जो होगा वो आर्कियन होगा, सबसे प्राचीन आर्कियन होगा। तो आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर बिंद, तो इसको हम लोग लिख ले आर्कियन, इसको आर्कियन बोलते हैं, आर्कियन हो गया। और आर्कियन के बाद का जो होगा एक नंबर ये होगा, दूसरा जो होगा वो धारवाड़ होगा, धारवाड़ प्रणाली, और फिर तीसरा जो होगा वो कुडप्पा होगा, कुडप्पा, और सबसे नवीन जो होगा वो बिंद प्रणाली के चट्टान, बिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग के सामने है और क्वेश्चन है भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। किस नदी का द्रोणी क्षेत्र, किस नदी का द्रोणी क्षेत्र सबसे अधिक है, कौन सा नदी ज्यादा क्षेत्र में बहता है भारत के। तो भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी की बात है। तो सबसे ज्यादा द्रोणी भारत में गंगा का। भारत में जो हमारे नदी तंत्र हैं, रिवर सिस्टम है, मुख्य रूप से 3 रिवर सिस्टम, जिसमें सिंध नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 नदी तंत्र। अब ये यमुना का जो बात है, तो सिंध का तो खैर इसमें ऑप्शन भी नहीं है, और सिंध का क्षेत्र हमारे सिंध नदी तंत्र से प्रभावित क्षेत्र हमारे पास, उसका द्रोणी भारत में कम है, ज़्यादा पाकिस्तान में। सिंध और उसकी सहायक नदियों का जो बहाव क्षेत्र है ज़्यादातर पाकिस्तान में। गंगा नदी तंत्र का अधिकांश भाग हमारे में ही है, गंगा का एक स्ट्रीम जो है फिर जाकर के बांग्लादेश में। तो गंगा का द्रोणी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। और ये जो यमुना की बात है, तो यमुना गंगा की एक सहायक नदी, और यमुना जो है गंगा के दाएं से मिलती है, दाएं से मिलने वाली यमुना जो है, यमुना गंगा
की दाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। गोदावरी की जो बात है, शायद अभी किसी क्वेश्चन में हम ये बात किए थे, गोदावरी कहाँ से, गोदावरी का उद्गम क्या होता है, तो गोदावरी पश्चिमी घाट के त्रयंबक स्थान जो महाराष्ट्र में, वहां से उसका उद्गम है और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में, तो पश्चिमी घाट से बंगाल की खाड़ी में गोदावरी गिरती है, गोदावरी। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। और गोदावरी को और क्या कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत का गंगा गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा। और एक दक्षिणी गंगा, ये कावेरी को कहते हैं, कावेरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा जब पूछेगा तो कावेरी, दक्षिण भारत का गंगा पूछेगा तो गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो गोदावरी। गोदावरी का उद्गम कहाँ, पश्चिम घाट से। और बूढ़ी गंगा भी पूछेगा, बूढ़ी गंगा भी बोलेगा तो किसको बोलोगे, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता जो है वो आवश्यक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, ये याद करोगे, 58 में, अनुच्छेद 58, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है। और उसमें यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, फिर सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो देश का नागरिक हो, ये तो रहेगा ही। और ये इस पे थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि उसमें लिखा हुआ है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता धारण करता हो, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता धारण करता हो, यानी इसका मतलब लोकसभा का सदस्य हो ये नहीं समझना है, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता धारण करता हो। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए तो 25 वर्ष ही न्यूनतम आयु है, इसलिए इस लाइन का बहुत कुछ मतलब नहीं निकलता है। इस लाइन का मतलब बस ये है कि जो राष्ट्रपति हो उसको एक पब्लिक फिगर होना चाहिए, यानी जनता उसको जान रहा हो, जनता के बीच में वो एक नाम, जाना पहचाना नाम हो, पॉपुलर नाम हो, ये बात यहाँ पर होती है। तो ये भी है 58 में, आर्टिकल 58 में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ लोकसभा, संसद, तो संसद में लोकसभा भी आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी है। आर्टिकल 58 में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ये पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी योग्यता में आर्टिकल 58 में लिखा हुआ नहीं है। और इसमें मैं बात ये कर रहा हूं कि वहां ये लिखा है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता धारण करता हो, ये बात है। और यहां पर एक चीज और मैं समझा देना चाहता हूं, करता है, और यहां पर एक चीज और समझा देना चाहता हूं कि इसी तरह का जो शर्त है वो लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति पद में। उपराष्ट्रपति पद में क्या है, ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य, वहां है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो, ऐसा लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसको, राष्ट्रपति को किस सदन का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप बोलोगे लोकसभा का, और जब उपराष्ट्रपति का पूछेगा तो बोलोगे राज्यसभा का। खैर, हमारा क्वेश्चन जो था कि आर्टिकल
आर्टिकल का तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो आंसर हमारा बी होगा। और राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता की बात किसमें दी गई है? आर्टिकल 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग के सामने है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहेंगे, उसका मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो किसका मुख्य न्यायाधीश? भारत का मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये बात कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश, सॉरी फिर से सुनोगे, भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और ये बात कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में ये इस बात का उल्लेख है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में इसमें कौन सम्मिलित होते हैं? देखो बाबू यहां पर थोड़ी सी बात है, क्वेश्चन अच्छा है। मंत्री परिषद हम लोग जानते हैं, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। देखिए मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद क्या है? तो विभिन्न श्रेणी के, विभिन्न रैंक के मंत्रियों के समूह को, सभी तरह के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। अब मंत्रियों का रैंक क्या होता है? तो फर्स्ट रैंक जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स फर्स्ट रैंक होते हैं, तो फर्स्ट रैंक क्या है? फर्स्ट रैंक जो है वो कैबिनेट रैंक है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट रैंक। सेकेंड रैंक, उससे नीचे का जो सेकेंड रैंक है, सेकेंड रैंक जो है वो जो है उसको बोलते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री में ही एक और स्टेटस है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। और तीसरा रैंक जो होता है, थर्ड रैंक जो होता है उपमंत्री, उपमंत्री। और ये होता है डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, जो आजकल बहुत कम बनाए जाते हैं। तो इन सभी तरह के, फर्स्ट रैंक कैबिनेट रैंक के भी कुछ मिनिस्टर होंगे, राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हो सकते हैं, उपमंत्री भी हो सकते हैं। तो मंत्रियों का ये रैंक है। अब जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर होता है वो जिस डिपार्टमेंट में रहेगा उस डिपार्टमेंट का ऑल इन ऑल होगा। दूसरे शब्दों में किसी डिपार्टमेंट में एक ही कैबिनेट रैंक मिनिस्टर होगा, और किसी डिपार्टमेंट में कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को, उसको बोलचाल में सिर्फ मिनिस्टर बोलेंगे, तो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए राज्य मंत्री रखा जा सकता है, उपमंत्री रखा जा सकता है, दोनों रखा जा सकता है, उनकी राज्य मंत्री भी एक से अधिक रखा जा सकता है, ये सब। तो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर यानी मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए उसके सहायक के रूप में राज्य मंत्री और उपमंत्री रखे जा सकते हैं। ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री। तो किसी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए राज्य मंत्री या उपमंत्री हो सकते हैं। इनका हायरकी ये रैंक है, यानी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर यानी मिनिस्टर का वेतन, भत्ता, परिलब्धियां जो होती है अधिक होंगी, उससे कम जो होगा राज्य मंत्री का, उससे कम जो होता है उपमंत्री का होता है। चलिए ये जो है, तो ये केंद्र में भी इस तरह से होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद में भी ये रैंक होंगे, और किसी प्रांत का, किसी स्टेट का जो मंत्री परिषद में होगा उसमें भी ये रैंक होगा। अंतर ये है, केंद्रीय मंत्री परिषद का जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा, जो क्षेत्राधिकार होगा वो पूरा भारत होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची से संबंधित होगा, और प्रांत का मंत्री परिषद जो होगा, राज्य का जो मंत्री परिषद होगा वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय से संबंधित होगा। तो मंत्री परिषद में ये रैंक होता है। अब एक अनोखी बात क्या है कि जितने भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मंत्रियों
के समूह को, यानी फर्स्ट रैंक मंत्रियों के ग्रुप को, कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? इसको कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को भी क्या कहते हैं? कैबिनेट। और कैबिनेट को हिंदी में कहेंगे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। और सरकार की जो भी नीतिगत फैसला होती है वो मंत्रिमंडल की बैठक में होती है। यानी सरकार जब भी कोई अपना नीतिगत फैसला लेती है, कोई स्ट्रेटेजी प्लान करती है, कोई रणनीति प्लान करती है, तो उसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, कैबिनेट का फैसला बोला जाता है। और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। कैबिनेट की बैठक कहीं भी हो सकता है, ये इसको हाउस नहीं समझिए, कैबिनेट की बैठक कहीं भी हो सकता है। तो कैबिनेट, यहां हमारा क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। फिर से क्वेश्चन को हम पढ़े, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री, तो आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन अच्छा फ्रेम्ड है, तो इसका आंसर केवल कैबिनेट मंत्री। हाँ, अब मंत्री परिषद हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, उसमें कौन सम्मिलित होंगे? तो सभी रैंक के मंत्री। तो सभी रैंक के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। सिर्फ फर्स्ट रैंक यानी कैबिनेट रैंक मंत्रियों के समूह को कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब सीधे क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन 30 के बाद हम लोग का क्वेश्चन है जो जीके का क्वेश्चन 91 नंबर पर, 91 नंबर पे क्वेश्चन है। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा ने किस कंपनी के चेयरपर्सन जुलाई 2020 में बनी है? यानी क्वेश्चन ये है कि अभी रोशनी नाडार ये नाम है, रोशनी नाडार ये किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी है? हाल फिलहाल रोशनी नाडार किस कंपनी की चेयरपर्सन बनी है? इसका आंसर है HCL। HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, इस कंपनी की ये चेयरपर्सन बनी है। नाम है रोशनी नाडार। HCL की चेयरपर्सन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के तहत, किसी इकोलॉजी के तहत जो भी जीव रहते हैं, उन जीव में एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है या एक जीव को दूसरा खाता है, जीव के कहने का मतलब वनस्पति और प्राणी दोनों, तो किसी भी परिस्थितिकी में एक जीव दूसरे को खाता है, यानी एक जीव दूसरे के लिए आहार होता है। तो उस तरह का जो क्रम होता है कि कौन किसको खाता है, इस तरह का अगर हम सीरीज बनाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में आगे जो लिखा जाएगा वो पीछे वाले को खाता है, इस तरह का, यानी पीछे वाला, आगे वाला जो होता है पीछे वाले को कंज्यूम करता है, इस तरह। तो ये बनता है खाद्य श्रृंखला। तो उसी पर देखना है। तो इसमें आपका सबसे एक नजर में ही दिख रहा है डी जो है वो सही खाद्य श्रृंखला को बना रहा है। घास खाया जाता है हिरण के द्वारा, हिरण खाता है शेर को। उल्टा में बोला, घास खाता है हिरण और हिरण को खाता है शेर। घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। इसमें क्या देखना है कि आगे वाला खाने वाला होता है, यानी पीछे वाले को आगे वाला कंज्यूम करेगा उस। तो ये अब शेर हिरण घास ये नहीं बनता है, हिरण शेर को नहीं खाता है, घास शेर को नहीं खाएगा, घास हिरण को नहीं खाएगा, तो ये सब नहीं होगा। इसमें सही है, इसमें यही देखना है कि जो शख्स आगे जो होगा वो पीछे, आगे वाला जो होगा वो उसको कंज्यूम करेगा, उसको खाएगा, तो ये खाने वाला होगा पीछे वाले को। तो इस तरह की जो श्रृंखला बनती है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन बनाने वाला ऑप्शन इसमें सही कौन दिख रहा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का कप है। और ये कहाँ का? सुल्तान अजलान शाह कप ये मलेशिया का है, मलेशिया के द्वारा,
मलेशिया। और किस क्षेत्र का? हॉकी का। सुल्तान अजलान शाह मलेशिया के शासक थे और उनको हॉकी में प्रेम था, हॉकी से लगाव था, और उनके नाम पर ही ये सुल्तान अजलान शाह कप शुरू किया जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। ये कहाँ का खेल है? मलेशिया का। सॉरी, कहाँ का खेल नहीं, सॉरी, कहाँ का ये कप है? सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ का कप है? मलेशिया का। और इस कप की शुरुआत कब से हुई ये भी आप जान लो, 1983 से, 1983 से हॉकी के इस कप की शुरुआत हुई और मलेशिया के एक शासक अजलान शाह के नाम पर, और इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म, महावीर का जन्म कब हुआ था? आंसर पहले आप जान ले, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव। जैन धर्म की शुरुआत पहले हो चुकी थी, यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना धर्म है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों से भी क्वेश्चन पूछना शुरू किया, कौन सा तीर्थंकर किस नंबर पे? तो याद कीजिएगा, प्रत्येक तीर्थंकर का क्या चिन्ह था वो भी याद करना होता है। पहले उतना नहीं याद करना पड़ता था, लेकिन आज कहीं से भी पूछ दे रहा है। तो 24 तीर्थंकर का सीरीज एक बार आप देखते रहिएगा और उनसे संबंधित जो संकेत चिन्ह है वो आप याद करेंगे। यहाँ पर क्या है कि महावीर का जन्म कब हुआ? जो महावीर 24वें तीर्थंकर, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जीवन काल, महावीर स्वामी का जीवन काल, महावीर स्वामी का जीवन काल, महावीर स्वामी का जीवन काल जो है वो 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, और महावीर स्वामी का जीवन जो रहा वो 72 वर्ष का रहा। इसी तरह का क्वेश्चन भगवान बुद्ध के जीवन काल से भी आता है। तो बुद्ध का जीवन काल, बुद्ध का जीवन काल, जीवन काल तो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध का जीवन काल कितने वर्ष का था? 80 वर्ष का इनका जीवन था। बुद्ध का जीवन 80 वर्ष का, महावीर का जीवन 72 वर्ष का। यहाँ एक दो चीज और बताएं, जैन धर्म पुराना की बौद्ध धर्म, तो आप बोलोगे जैन धर्म। पहले जन्म बुद्ध का हुआ कि महावीर का? तो बुद्ध का। तो धर्म, दोनों धर्म में पुराना कौन? जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे जो बुद्ध के समकालीन हुए, लेकिन बुद्ध से छोटे थे। बुद्ध उनसे 23 वर्ष पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक ही महात्मा बुद्ध थे। उसके पहले बौद्ध धर्म से संबंधित कोई नाम नहीं आता है। तो बौद्ध धर्म बाद में आया, जैन धर्म पहले का, और महावीर का जन्म बुद्ध के बाद का। और यहाँ पर आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन का नेचर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर धर्म से संबंधित में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बातों को पढ़ लोगे, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। और खास करके बुद्ध का जीवन, बुद्ध के जीवन से संबंधित बातें, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं, और महावीर के जीवन से संबंधित बातें और प्रमुख घटनाओं को आप देखोगे। यानी बुद्ध का जीवनी और महावीर का जीवनी जरूर पढ़ लोगे। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित अन्य तथ्य, प्रमुख बौद्ध साहित्य और प्रमुख जैन साहित्य, ये सब कर लेते हो तो एक जगह से आप थोड़ा सा निश्चिंत होते हो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन की संभावना हमेशा बनी रहती है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है, इसलिए आसान भी है, आप पढ़ लो। 6ठी सदी ईसा पूर्व को नए धर्मों का उदय का काल कहते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व को नए धर्मों के उदय का काल कहते हैं। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रचलित हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन जैन धर्म को 6ठी सदी ईसा पूर्व का धर्म ही नहीं कहेंगे, उसके पहले का था। लेकिन जैन धर्म भी
पहले की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही। और जैन धर्म की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती है किसके काल में? तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर के काल में। यानी महावीर जैन धर्म को ज़्यादा लोकप्रिय जनप्रिय बनाने में सफल रहे। इसके लिए दो कारण है। महावीर जिस समय थे उस समय नए धर्म के तरफ लोगों का झुकाव हो रहा था। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म में अनेक तरह की बुराइयां आडंबर आ गए थे, जिससे लोग नए धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे थे। और ज़्यादा लोग अधिकांश लोग जो नए धर्म की तरफ गए वो या तो बौद्ध धर्म में गए या जैन धर्म में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 2019 का साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार केरल के मलयालम साहित्य के एक पर्सनालिटी को मिला है और उनका नाम है अकीथम अच्युतन नंबूदरी, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है। तो वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्यकार अकीथम अच्युतन नंबूदरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? देखिए, हिमालय का मुख्य रूप से 3 भाग है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। यानी महान हिमालय उसी को बोलते हैं सेंट्रल हिमालय, उसी को बोलते हैं हिमाद्री। फिर बीच में उसके नीचे जो हिमालय का है उसको बोलते हैं लघु हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। और सबसे नीचे का जो है यानी सबसे दक्षिण की तरफ यानी उत्तर भारत के मैदान से सटा हुआ हिमालय जो है वो शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय। और हिमालय के ये जो 2-3 जो ये श्रेणियां हैं, इसके परे, इसके ऊपर ग्रेटर हिमालय के ऊपर वो जो पार्ट है पर्वतीय पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं हिमालय से सटे हुए हिमालय के निकट का पर्वतीय जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तो ऊपर में हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये हिमालय का मूल भाग नहीं है, ये है ट्रांस हिमालय। हिमालय आप समझ सकते हो हिमालय से परे। और हिमालय में हो गया महान हिमालय, महान हिमालय या इसको बोलते हैं हिमाद्री या इसको बोलते हैं सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय। और ये है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और फिर पट्टी आएगा, ये आपका है लघु हिमालय, लघु हिमालय या बोलते हैं लेसर हिमालय, इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। और फिर जो ये है ये आपका बाह्य हिमालय या इसको बोलोगे आउटर हिमालय या शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक। और ये ट्रांस हिमालय। तो यहां क्वेश्चन है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो आप आंसर करो ट्रांस हिमालय। जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये सब ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, काराकोरम, अब आप एटलस में देखो, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, जास्कर, कैलाश ये सब जो है ये ट्रांस हिमालय में जाएंगे। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश याद रखिएगा। तो जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। इसको उप हिमालय भी बोलोगे और लघु हिमालय हो गया। और इधर जो हो गया आपका हिमालय का पूर्वी में, इसको पूर्वी हिमालय कहते हैं, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की? पहले आंसर हम लोग लगा लें। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा। और गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है, ऐसे वहां पर लिखा है। गायत्री मंत्र सावित्री को या सविता को, तो गायत्री मंत्र सावित्री को, सावित्री जो सूर्य के ही उपनाम के रूप में सावित्री या सविता, सविता सविता को समर्पित ऐसा वेद में है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र कहाँ है? एक डिस्कशन में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता, गायत्री मंत्र किसके द्वारा? तो विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र विश्वामित्र, गायत्री मंत्र से जुड़े हुए पर्सनालिटी कौन है? उसकी रचना किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा मानी जाती है। ऐसे देखो, वेद जो है, वेद को अपौरुष्य कहते हैं, वेद को अपौरुष्य कहते हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की। तो अगर क्वेश्चन के ख्याल से, यहाँ हम लोग वेद पे बात नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अपौरुष्य किसे कहते हैं, अपौरुष्य किसे कहते हैं, तो वेद को। तो वेद को अपौरुष्य भी कहते हैं, यानी वेद की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। वेद को नित्य भी कहते हैं, यानी हमेशा वेद का अस्तित्व रहा है। वेद को नित्य भी कहते हैं, वेद को अपौरुष्य भी कहते हैं। और वेद कितने? 4 वेद। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, और ऋग्वेद के रचनाकार के रूप में भी अगर नाम आएगा तो विश्वामित्र कर दीजिएगा। ऐसे गायत्री मंत्र के रचनाकार के रूप में विश्वामित्र का नाम आता है। यहाँ पर जो स्थापित तथ्य है उसको आपको याद करना है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और 99 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या 245 है। राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या 245। 98 तो शायद हम लोगों ने 98 में क्या क्वेश्चन था? 97 भी हम लोगों ने कर लिया, विश्वामित्र का हो गया। 98 पे साइंस का क्वेश्चन रहा होगा, देख लेते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको सर डिस्कस करेंगे। तो 97 हम लोगों ने किया था, और उसके बाद 98 के बाद 99 पे हम लोग आएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी, 245। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या 245। ऐसे राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं? अधिकतम सीट कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में अधिकतम सीट, राज्यसभा में अधिकतम सीट का कितना प्रोविजन है? 250, जिसका कन्फिगरेशन क्या है? 238 + 12, यानी 238 निर्वाचित सदस्य रहेंगे, और 12 जो होंगे मनोनीत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में कितना अधिकतम सीट है? वर्तमान में अधिकतम सीट राज्यसभा में, राज्यसभा की सीट क्षमता या सीट कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम कितना सीट वर्तमान में है? तो आंसर होगा 245। इसमें है 233 + 12, यानी 233 निर्वाचित। इनका निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये निर्वाचित किसके द्वारा? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और अलग अलग राज्य के लिए राज्यसभा में सीट की संख्या अलग अलग है, और वहाँ के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। तो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है, जो अधिकतम हो सकती है 238 वर्तमान में,
निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 और 12 मनोनीत सदस्य, यानी राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी रखी गई है? 245। ये 12 सदस्य जो राज्यसभा में क्या किए जाते हैं भाई? 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में मनोनयन किसके द्वारा? राज्यसभा में नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जीवन के विभिन्न क्षेत्र में विशेष उपलब्धि धारण करने वाले लोगों में से 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्र यानी कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि धारण करने वाले व्यक्तित्वों में से राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो मनोनयन वाला सीट, नॉमिनेशन सीट कितना है? 12 लोग नॉमिनेटेड और 233 लोग इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर आप जानोगे कि जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें चौथी अनुसूची जो है, फोर्थ शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, चौथी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में राज्यों का सीट, यानी किस राज्य से कितना सीट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट राज्यसभा में आते, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। तो वो कहाँ दिया हुआ है? वो दिया हुआ है फोर्थ शेड्यूल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। और एक डिस्कशन में मैं 12वां अनुसूची के बारे में बताया हूँ, किस अनुसूची में क्या है, शॉर्ट में याद रखने के लिए। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या क्या है, कैसे याद रखना है, मेन बात क्या है, इसकी चर्चा मैं किसी डिस्कशन में किया हूँ। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों से किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो चौथी अनुसूची में। चलिए, और वही इलेक्टेड लोग होते हैं विभिन्न राज्यों से 233 और 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अब ये 99 नंबर का हो गया। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपर्युक्त होती है? उपर्युक्त नहीं कहिए, उपयुक्त होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। उपयुक्त यानी सुटेबल, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर जो लिखित है, उपयुक्त। क्वेश्चन हमारा है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सुटेबल होती है, उपयुक्त है? तो इसमें आंसर होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सुटेबल, कपास के उपज के लिए सुटेबल मिट्टी है। काली मिट्टी मुख्य रूप से हमारे प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, महाराष्ट्र में ये काली मिट्टी। और ये जो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का ये टुकड़ा है। और गोंडवाना लैंड के इस टुकड़े में ज्वालामुखी क्रियाएं भी हुई हैं, वॉल्केनिक एरप्शन भी बहुत पहले हुआ है। और उस वॉल्केनिक एरप्शन के कारण जो मैग्मा बाहर आया, उसी से ये काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी पूरी तरह से आप कह सकते हो कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो निकल के आया, कहाँ, किससे? वॉल्केनिक एरप्शन से, ज्वालामुखी उद्गार से, और उससे ये काली मिट्टी बना हुआ है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सुटेबल मिट्टी है। और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का था। तो ये सेट नंबर 22 हम लोग का कंप्लीट हुआ। सेट नंबर 22 के जीके के वो क्वेश्चन जो आर्ट्स और करंट इवेंट्स से रिलेटेड थे, उसको मैं डिस्कस किया हूँ। और अगले सेट के जीके के क्वेश्चंस के साथ मैं फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।